स्टैंडर्ड 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाला है। पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में भी काफ़ी सारा कुछ पढ़ा है। कुछ याद होगा तो आप थोड़ा सा प्रेशर डालिए दिमाग पर, याद आ जाएगा। उसमें हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स। ये यूनिवर्सल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पूरे यूनिवर्स में, हमारी पृथ्वी पर एक कोई तो फोर्स एक्ट करता है ना। देयर इज अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, नॉट ओनली ऑन द अर्थ बट इन द यूनिवर्स। मतलब कि हमारी पृथ्वी पर कोई भी दो चीजों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। पर केवल पृथ्वी पर ऐसा है क्या कि पृथ्वी पर कोई दो चीजें हैं और अट्रैक्टिव फोर्स है? ऐसा नहीं है। तो पृथ्वी के साथ साथ पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो चीजों के बीच में वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे कि अर्थ है और सन है, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून है और अर्थ है, उनके भी बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो भी है। आप हैं और आपके सामने जो मोबाइल है या आप जिस पे भी देख रहे हो लैपटॉप है, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स है ना। तो हर दो चीजों के बीच में एक फोर्स होता है, वो चाहे फिर पृथ्वी पर हम बात करें, अर्थ पर बात करें, चाहे इन द यूनिवर्स हम बात करें। तो ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। नाउ सी हु डिस्कवर्ड इट, किसने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया? तो नाम है सर इसैक न्यूटन। न्यूटन सर थे, उन्होंने इस फोर्स को ढूंढा। कैसे ढूंढा था? आपको ये स्टोरी पता होगी कि एक एप्पल था, उनके सिर पर गिरा, फिर गिरा तो वो सोचने लग गए कि ये ऐसे ही क्यों गिरा। वही स्टोरी हमारे बुक में भी है। उन्होंने जब एप्पल गिरा, व्हेन एप्पल फेल ऑन द अर्थ, ही वाज थिंकिंग व्हाई इट्स डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड। ऐसी क्यों डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों है? ये हॉरिजॉन्टली भी तो जा सकता था, ये यहाँ भी जा सकता था, यहाँ भी जा सकता था, है ना। हमारे बुक के लेफ्ट साइड में ये सेम डायग्राम बनी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये ऐसा सीधा ही क्यों गिरा? ऐसे बहुत सारे सवाल आए। नॉर्मल इंसान है ना हमारे जैसे, वो ये नहीं सोचते। हम क्या सोचेंगे, अरे भाई ट्री लगा था, ट्री पे से जब कोई चीज गिरेगी तो वो नीचे ही गिरेगी ना, है ना, ऊपर तो नहीं जा सकती है। हम इतना सोच के उसे स्टॉप कर देंगे। पर वो सर इसैक न्यूटन थे, हमारे जैसे नॉर्मल इंसान नहीं थे। तो इन्होंने इसके बारे में डीप स्टडी की कि आड़ा ही क्यों नहीं गया, टेढ़ा ही क्यों नहीं गया, सीधा ही क्यों आया। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, देयर इज अ फोर्स बिटवीन द एप्पल एंड द अर्थ, देयर मस्ट बी अ अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कैसा है? ही वॉन्टर्ड व्हाई ऑल सॉरी This attractive force must be directed towards the center of the earth. इसका जो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कैसा है? तो सेंटर की तरफ डायरेक्ट करने वाला है ना। उससे कोई भी चीज को इसके सेंटर की तरफ खींचने वाला है। अगर हमें याद नहीं रहता तो हम ये याद रखेंगे कि इसका फोर्स कहाँ है, तो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है ना। हम मास, जब बॉडी का मास हम सोचते हैं तो वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होती है। वैसे ही यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ है, तो पूरे अर्थ के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हुआ है, हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो है डायरेक्शन, ये कैसा है, अर्थ और ये जो फोर्स है इनका डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकल डायरेक्शन, इसीलिए ये सीधा ही गिरेगा। हाँ, चाहे फिर वो ट्री यहाँ लगा हो तो यहाँ से सीधा यहाँ आएगा, ये भी वर्टिकल कंसीडर करेंगे। आपको लगेगा टीचर ये तो फिर हॉरिजॉन्टल हुआ, तो हम फिर अर्थ को इस तरीके से कंसीडर करके पढ़ेंगे, है ना। उस डायरेक्शन के लिए वो जो अर्थ का डायरेक्शन रहेगा, अगर हम ऐसा भी लेते हैं, आड़ा भी लेते हैं, हॉरिजॉन्टली भी लेते हैं, तो भी वो अगर उसकी पोजीशन हम सही करके देखेंगे तो हमें वो वर्टिकल ही नजर आएगा। इसलिए इस कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि टीचर आपने सीधा ट्री बनाया है इसलिए वर्टिकल बोलेंगे, और अगर यहाँ ट्री होता तो फिर ये हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं होता। ऐसा भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। सो ठीक है, पर ये वर्टिकल ही कंसीडर हमें करना है। क्लियर? तो इसीलिए ये एप्पल सेंटर में ही आने की कोशिश करेगा, पर वो सेंटर तक तो नहीं जा पाएगा, तो सरफेस पर आकर गिर जाएगा, रुक जाएगा। फिर उन्होंने ये बताया कि एप्पल गिरा, ठीक है, दो चीजों के बीच में फोर्स है, वो भी समझ में आ गया। फिर ये मून और ये अर्थ, ये दिख रहा है आपको, मून और ये अर्थ, इनके बीच में भी तो फोर्स है ना, होगा ना,
तो फिर ये मून क्यों नहीं गिरता? ऐसे सवाल इनके दिमाग में आने लगे। और ऑब्वियसली देयर इज अ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, ये भी बहुत श्योर है कि यहाँ पर भी फोर्स है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर मैं अभी आपको सब कुछ बता दूंगी तो आप चैप्टर का मजा खत्म हो जाएगा, किरकिरा मजा हो जाएगा। तो हम थोड़ा धीरे धीरे रुक रुक के पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे कि मून क्यों नहीं गिरता, ये भी तो पढ़ना बाकी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं पेपर 1 में, तो इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। बस आप दिमाग से ये निकाल लेना कि ये हार्ड है, ये डिफिकल्ट है, ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। इस चीज को आप निकाल लेंगे ना तो ये चैप्टर पूरा पेपर 1 ही बड़ा आसान है। समझने की कोशिश करो। अभी ये इंट्रोडक्शन था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट्स लिख के रखे थे। एप्पल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये भी मैंने आपको क्लियर किया। देन कैन इट अट्रैक्ट फादर ऑब्जेक्ट, ये बहुत दूर वाली चीजों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा एक क्वेश्चन किया गया है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट दिया है फोर्स एंड मोशन। मैं यहां लिख देती हूं। सेकेंड पॉइंट हमारा बुक में है फोर्स एंड मोशन। इसमें क्या है? तो इसमें बोला गया है कि देयर इज अ फोर्स, फोर्स इज नेसेसरी, फोर्स इज नेसेसरी फॉर व्हाट? टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज का डायरेक्शन अगर हमें बदलना है या फिर स्पीड हमें चेंज करनी है तो हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, है ना। किसी भी इस चीज को मैं फेंक रही हूँ अगर, तो अगर मुझे इसका डायरेक्शन भी चेंज करना है या फिर मुझे इसकी स्पीड भी बढ़ानी है तो मुझे तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो वो एक फोर्स के बारे में हमें यहाँ बताया। फिर दिया है छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है साइंटिस्ट का, देखते हैं। सर इसैक न्यूटन, ये इस टाइम के, इस दौर के काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट हैं। बड़े छोटे छोटे बच्चे भी इनका नाम जानते हैं, है ना। ये ही बॉर्न इन इंग्लैंड, ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक प्रिंसिपिया नाम की बुक को पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने खुद के लॉज ऑफ मोशंस, फिर उसके बाद है इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को मेंशन करके रखा है। पर न्यूटन ने जो अपनी बुक लिखी, प्रिंसिपिया नाम की जो बुक लिखी, उसमें जो मेंशन किया गया है उसके भी पहले, मतलब ये बुक लिखने के पहले केपलर ने हमारी जो प्लैनेट्स है इनके मोशन के बारे में कुछ लिख के रखा था। 3 लॉज लिख के रखे थे, पर मैथमेटिकली कुछ प्रूव नहीं था। तो न्यूटन जो थे इन्होंने इसके तीनों लॉ को, केपलर्स के तीनों लॉ को मैथमेटिकली प्रूव किया और अपनी बुक में मेंशन किया। केपलर ने ऐसा कोई रीजन मेंशन नहीं किया था। केपलर के जो लॉ उन्होंने बनाए थे, केपलर कौन थे? तो केपलर जो थे ये न्यूटन के गुरु थे, ठीक है, सर थे उनके। न्यूटन से इनके हाथ के नीचे रह के सीखे थे। कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन केपलर से न्यूटन ने ली थी। पर जब तक के, ये छोटी सी एक कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कोई एक वीडियो में मैं सुना दूंगी, पर छोटा सा बता देती हूँ कि न्यूटन को केपलर पूरी जानकारी देते नहीं थे, वो अपना अपना बनाकर रखते थे। और फिर उनके जब वो गुजर गए, वो डेथ हो गई उनकी, उसके बाद न्यूटन ने उनके खजाने को ढूंढ ढूंढ के निकाला और जो भी कुछ उनके पास नॉलेज था उस नॉलेज को काफ़ी एक्सपांड किया। तो तब तक के ये इनका घूमने का जो तरीका है, ये जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं ये किस तरीके से घूमते हैं, ऐसे ही क्यों घूमते हैं, इसका कोई रीज़न केपलर्स के लॉ में मेंशन नहीं था। लेकिन न्यूटन ने अपने लॉ में उसे मेंशन किया कि इनका घूमने का ऐसा क्यों है, ये तरीका क्यों है, इस तरीके से क्यों घूमते हैं वो, ये सब डिस्क्राइब किया है, मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया। फिर है कि न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग लाइट, हीट। आप तो ये जानते होंगे कि लाइट में, हीट में, साउंड में, मैथमेटिक्स में, इन सारी फील्ड्स में न्यूटन ने अपना काफ़ी सारा योगदान दिया है, काफ़ी बढ़िया काम किया है इस फील्ड में, जिसमें उन्होंने मैथ्स में एक नया ब्रांच डिराइव किया था और दिस इज कॉल्ड कैलकुलस, जिसे हम कैलकुलस नाम से जानते हैं। और इसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, इस जो कैलकुलस नाम की जो ब्रांच है, इसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स में काफ़ी सारा क्या बोलेंगे हम, बहुत ज़्यादा उधर की तरफ एप्लीकेशन है, या हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम फिजिक्स में
या मैथमेटिक्स में इस कैलकुलस नाम की जो ब्रांच है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। फिर ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को कंस्ट्रक्ट करने वाला ये पहला साइंटिस्ट था। तो ये है हमारा पूरा एक इंट्रोडक्शन टू दिस साइंटिस्ट। किसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन किया? तो हमने न्यूटन के बारे में इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब देखेंगे धीरे क्या है, तो सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। टॉपिक इज सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे सर्कुलर मोशन, जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है, सर्कुलर वे में वो घूम रही है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, बड़ा आसान है। पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो जब एक ऐसा फोर्स जो सेंटर से कोई भी आजू बाजू वाली चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब ये हमें समझ में नहीं आएगा। मान लो एक हमारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि एक स्ट्रिंग है और उसके एक एंड में हमने स्टोन बांध दिया है ना, ये इज इन दिस वे, एंड इफ यू आर रोटेटिंग लाइक दिस, क्या होता है? तो हमने जो फोर्स लगाया, हम इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं स्ट्रिंग के ऊपर, तो ये क्या कर रहे हैं? स्टोन को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है। ये स्टोन बीच में आने की कोशिश कर रहा है, पर ये आ नहीं पा रहा है क्योंकि ये स्टोन मोशन में है। ठीक है, अब जब मैं फोर्स छोड़ देती हूँ, रिलीज कर देती हूँ, है ना, मैंने अभी पकड़ के रखा है स्ट्रिंग को, तो फोर्स लग रहा है। अब जैसे मैं छोड़ देती हूँ तो ये अपने टेंजेंशियल पोजीशन पर सीधा जाएगा। देखते हैं किस तरीके से। ये गया इस तरीके से, क्लियर? अब ये कैसे हुआ? तो टेंजेंशियल पोजीशन क्या है, पहले वो देखते हैं। कि ये मान लो ये बीच में जो मैंने हैंड रखा था, ये यहाँ रखा था, और ये स्ट्रिंग मैंने बांध के रखी हुई है, ठीक है, और ये है स्टोन। अब ये रोटेट हो रहा है, क्लियर? और मैं क्या कर रही हूँ? उसे बीच में लाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा जो फोर्स लगा हुआ है वो उस स्टोन को बीच में लाने की, वो फोर्स जो है वो स्टोन को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है, और स्टोन भी कोशिश कर रहा है कि वो बीच में आए। सेंटर सीकिंग होता है वो फोर्स, पर नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो मोशन में है। ठीक है, अब ये जब जैसे ही मैंने फोर्स रिलीज कर दिया, फोर्स उस स्ट्रिंग को छोड़ दिया, क्या हुआ? ये जो स्टोन था ये उसकी टेंजेंशियल पोजीशन से गया, मतलब ये जहां पर खड़ा है वहां से स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, मतलब टेंजेंशियल पोजीशन। मैंने जब स्टोन स्ट्रिंग पकड़ा था तो वो स्टोन इस डायरेक्शन में गया, क्योंकि वो घूमते घूमते ऐसा नहीं आया, ऐसा आके नहीं गिरा, वो ऐसा आया और सीधे गया। क्यों सीधे गया? क्योंकि वो उसकी टेंजेंशियल पोजीशन थी, जहां पर भी वो था उस प्लेस से वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो थी वो उसकी टेंजेंशियल पोजीशन थी। तो यहाँ से वो सीधा जाएगा। मान लो ये स्टोन यहाँ आया और अगर मैंने फोर्स रिलीज कर दिया, नहीं लगाया फोर्स, तो क्या होगा? तो वो स्टोन जो है वो इस डायरेक्शन में गिरेगा, इस डायरेक्शन में सीधा आएगा। ये होता है टेंजेंशियल पोजीशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स पे चलते हैं, उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? तो फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, मूविंग अलोंग विच इज मूविंग अलोंग सर्कुलर इन अ सर्कल, जो कि सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रही है, ऐसा हम बोलेंगे। वो घूम रही है, कोई भी ऐसी थिंग है या स्टोन है या जो भी चीज है वो घूम रही है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और वो फोर्स कैसा है? उस स्टोन को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसे ही सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इट इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन, हमेशा घूमते रहता है। इट्स डायरेक्शन एंड इट्स स्पीड कंटिन्यूअसली चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन। किसकी? मून की। मून की डायरेक्शन भी चेंज होती है और उसका स्पीड भी कम ज़्यादा होते रहता है इस मोशन के दौरान। तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? इस मून पर फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर वो फोर्स एक्ट ना करे तो मून की डायरेक्शन क्या होगी? किस डायरेक्शन में जाएगा वो? ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद हमने ऐसा भी पूछा है कि डू द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सिमिलर फैशन? क्या इसी वे में सारे प्लैनेट सन के आजू बाजू घूमते हैं? क्या वहाँ पर भी एक फोर्स होता है? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और इनके जवाब भी हमारे बुक में दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमने जो एक्टिविटी की, हमने जो थ्रेड वाली जो एक्टिविटी की, जो स्ट्रिंग वाली एक्टिविटी की, तो उसमें क्या बताया है कि बीच में एक कोई चीज़ है जिसे हम पकड़ के रखे हैं। हमने हाथ है, अभी फिलहाल तो हमारे लिए हाथ था, हमने स्ट्रिंग को पकड़ के रखा था। ऐसे ये अर्थ है, इस अर्थ ने इस मून को पकड़ के रखा है। अब वहाँ क्या थी? स्ट्रिंग थी,
पर यहाँ क्या था, एक फोर्स है, उस फोर्स की मदद से उस मून को क्या करके रखा है, इस अर्थ ने पकड़ के रखा है। और ये अर्थ रोटेट हो रही है, इट टेंड्स टू कम टुवर्ड्स द सेंटर, ये भी सेंटर में आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये फोर्स ना होता तो ये मून कहाँ चले जाता, ये टेंजेंशियल पोजीशन से आगे निकल जाता, है ना। पर अब क्या है कि एक फोर्स होने की वजह से ये अपना राउंड टर्न ले लेता है। टर्न क्यों लेता है, क्योंकि वो सेंटर में आने की कोशिश करता है। तो यही हमारे क्वेश्चन में बताया गया कि हमारे यहाँ यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे रिवॉल्व हो रहे हैं, तो वो इसी वे से रिवॉल्व हो रहे हैं। सन जो है एक फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स की वजह से वो सारे एक प्रॉपर ऑर्बिट में क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये था हमारे पहले 2 पेज पे दिया हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन। अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा, आई होप। और नेक्स्ट लेते हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स के 3 लॉज हमें देखने हैं। नाउ केपलर्स लॉ, द प्लैनेटरी मोशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स, है ना। एस्ट्रोनॉमर्स ने काफ़ी दिन से इसको ऑब्जर्व किया है। बाय द 16th century ही कलेक्टेड ऑल डाटा, पूरा डाटा इनके पास रेडी था। आफ्टर 16th century द केपलर्स स्टडीड ऑल दिस डाटा, बट बिफोर 16th century क्या होता था कि ऑल एस्ट्रोनॉमर्स और जो भी एक रेगुलर जो भी स्टडी इस फील्ड में थे, वो क्या करते थे, स्काई का नेकेड आई से ऑब्जर्वेशन करते थे, देखते रहते थे आसमान को, कहाँ क्या चेंजेस हो रहा है, कौन सा तारा कहाँ जा रहा है, सन की पोजीशन क्या है, कब चेंज हो रही है, कितने समय में चेंज हो रही है, और कोई तारा कहीं आ रहा है क्या। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन करते थे और लिख लिख कर रखते थे। बट बाय द 16th century केपलर collected this data and he studied all this. Then he stated that there is certain laws, there is certain rule where for revolving the planets around the sun. कोई तो एक लॉ है जिस लॉ के आधार पर, या कोई नियम है हम ऐसा बोलेंगे, उस आधार पर ये जो प्लैनेट्स है ये सन के आजू बाजू क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। वो लॉ के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। उन्हीं लॉज को, उन 3 लॉ के आधार पर उसने सारे प्लैनेट्स के रोटेशन को, रिवॉल्यूशन को हमारे सामने रखा। वो 3 लॉज को हम कहते हैं केपलर्स लॉ, जिसमें केपलर्स का फर्स्ट लॉ हम देखेंगे। क्या कहता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई क्या है ना, ये इलिप्टिकल पोर्शन, ये पता होता है आपको। इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है, ये जिस तरीके से मैंने रखा है ना, ये सर्कल नहीं है, इसे हम इलिप्टिकल कहते हैं, इलिप्ट कहते हैं। तो इस पोजीशन में कोई चीज घूमती है तो हम कहते हैं इलिप्टिकल पोजीशन में घूम रही है। क्लियर। अब इसके 2 पॉइंट लिए, मान लो एक तो एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इसे हम एक फोकाई बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, और 2 अगर लेते तो फोकाई बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी बुक में एक ही दिया है तो मैं इसी कंसीडर कर लेती हूँ। क्लियर। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन। ये जो फोकाई है, ये फोकस है, ये है फोकल पॉइंट, ये सन है, सन की पोजीशन है। ठीक है, और ये जो इलिप्टिकल दिख रहा है आपको, ये किसका पोजीशन है, ये दिया है किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिट दिया है। मतलब सभी प्लैनेट्स जो है इस ऑर्बिट में सन के आजू बाजू घूमते हैं। सन इस पोजीशन में है तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेंगे, सन यहाँ पर है तो वो ऐसे घूमेंगे। क्लियर, ये समझ में आया आपको। हाँ, तो ये फोकाई है। फोकाई मतलब 2 अगर गए तो फोकाई बोलेंगे, 1 गए तो फोकस बोलेंगे। ठीक, ये हुआ पहला। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन। सन से वो इलिप्टिकल पोजीशन में घूमेंगे एट वन ऑफ द फोकाई, किसी भी एक फोकाई से। नाउ सेकेंड लॉ क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन। कोई भी, ये जो लाइंस दिख रही है आपको, दिख रहा है, ये लाइंस दिख रही है, क्या बोला है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन। ये दिख रही है आपको लाइंस जॉइनिंग द प्लैनेट्स, ये प्लैनेट का पोजीशन है, यहाँ प्लैनेट है, फिर यहाँ एक पोजीशन दिखाया है और फिर यहाँ एक पोजीशन दिखाया है। ठीक है, 3 पोजीशन दिखाए हैं। ये सेकंड वाला पोजीशन नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक आया है, हम ये बता रहे हैं। पर स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए से स्टार्ट हुआ। अब बता दो क्या है। द
द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया। यहाँ से यहाँ जाने के लिए, या फिर इस पॉइंट से यहाँ आने के लिए, या फिर इस पॉइंट से यहाँ आने के लिए, किसी भी प्लैनेट को सेम समय लगने वाला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, फिर चाहे यहाँ से कंसीडर अगर करते हैं तो यहाँ से वो यहाँ आएगा, उतने ही समय में आएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ आएगा तो उतने ही समय में आएगा। मतलब क्या है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया, हमेशा इक्वल एरिया ही वो स्वीप करेगा, इक्वल एरिया का ही वो ट्रैवलिंग करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उतने समय में वो उतना ही एरिया ट्रैवल करने वाला है। ये है सेकेंड लॉ। ये फिर से एक बार क्लियर करती हूँ, ये हमारा है प्लैनेट, ठीक है, ये ए जो पोजीशन दिया है ये हमारा प्लैनेट है। इस प्लैनेट का यहाँ से यहाँ जाने तक का समय, या फिर इस अगर पोजीशन पे है वो तो यहाँ से यहाँ आने तक का समय, या फिर वो इस पोजीशन पे है तो यहाँ से यहाँ आने तक का समय सेम लगने वाला है। नहीं तो आप सोचेंगे टीचर यहाँ से यहाँ तो डिस्टेंस कम है तो वो तो जल्दी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? आप ये सोचेंगे कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जितना भी एरिया ट्रैवल कर रहे हैं वो एरिया कैसा रहेगा, जब भी वो ट्रैवल कर रहे हैं वो एरिया हमेशा सेम ट्रैवलिंग करेंगे। द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हमेशा वो जो प्लैनेट है वो इक्वल एरिया को ही एरिया में ही ट्रैवल करेगा और समय भी उतना ही लेगा। इतना ट्रैवलिंग के लिए लिया होगा उतना ही समय वो यहाँ पर भी लेगा, उतना ही समय वो यहाँ पर भी लेगा। भले ही हमें यहाँ दिखने के लिए जो है वो कम लग रहा है डिस्टेंस, लेकिन समय उतना ही लगने वाला है। तो ये था सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसका पीरियड ले रहे हैं हम, प्लैनेट जो रोटेट रिवॉल्व कर रहा है सन के आजू बाजू, उसे कितना समय लग रहा है। क्लियर, उसे हम कहेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, प्लैनेट को सन के आजू बाजू, हर एक अलग अलग प्लैनेट होते हैं ना, सबका समय अलग अलग होता है, तो सारे प्लैनेट्स को या किसी एक प्लैनेट की हम कंसीडर करते हैं तो उस प्लैनेट को उसे पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना समय लगा, तो उसे हम बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। अब क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस क्या है वो भी बता देती हूँ। मीन डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ डिस्टेंस कम ज़्यादा है ना, इस समय पे या जब ए पर है तो डिस्टेंस बहुत कम लग रहा है हमें सन के पास से, बी पर है तो भी कम लग रहा है, फिर यहाँ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, यहाँ से सन से इस प्लैनेट की पोजीशन कम ज़्यादा हो गई, फिर यहाँ से और थोड़ी ज़्यादा हो गई, फिर यहाँ जब आया वो प्लैनेट तो और ज़्यादा हो गई। तो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक एवरेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि मून को सन को एक मान लो बीच में रखा जाए तो एवरेज डिस्टेंस कितना निकलता है वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द, उसे हम कहेंगे मीन डिस्टेंस। पहले मीन डिस्टेंस समझ में आया होगा आपको कि जब हम बीच में रखते हैं तो उसका डिस्टेंस कितना होता है, उसको एवरेज डिस्टेंस बोलेंगे। वो हमें एवरेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, या फिर उसे मीन डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब दो चीजें पता चल गई, कौन सी, एक है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जिसे हम टी स्क्वायर से डिनोट करेंगे, दूसरा है टी से डिनोट करेंगे, बस द स्क्वायर बोला है इसलिए हमने टी स्क्वायर ले लिया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस ऑफ क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। मीन डिस्टेंस मतलब आर से हमने डिनोट किया है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब क्या हुआ, तो इसकी वैल्यू टी स्क्वायर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आर क्यूब की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है इसका स्क्वायर अगर लिया हमने, वो जो वैल्यू अगर बढ़ गई, वो अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं हम, तो हमें आर क्यूब की वैल्यू भी क्या आएगी, बढ़ी हुई नजर आएगी। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू लेना है, कोई भी अगर वैल्यू लेते हो इसका स्क्वायर निकालो, वो बढ़ी
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसकी भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अभी फिलहाल हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए हम अपने मन से कोई भी वैल्यू लेंगे तो हो सकता है हमारा आंसर गलत आ जाए, ठीक है। बट ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब टी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी तो आर क्यूब की वैल्यू भी बढ़ेगी। टी स्क्वायर की वैल्यू जब घटेगी, कम हो जाएगी मान लो, तो आर क्यूब की वैल्यू भी उस अकॉर्डिंग कम नजर आएगी। तो ये है थर्ड लॉ। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स with the sun at one of the foci. This is the first law. The line joining the planets and the sun sweeps equal area in equal interval of time. This is the second law. Third law. The square of its period of revolution around the sun, मतलब t square, is directly proportional, मतलब directly proportional to the cube of the mean distance of a planet, मतलब cube of the mean distance of a planet from the sun. ये हुआ थर्ड लॉ। तो हमने केप्लर्स के तीनों भी लॉ पढ़ लिए हैं। तो आज के वीडियो में इतना। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए बाय।